हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने देखा था ऋग्वैदिक काल की जो समाज था वो कैसा था। जो सोसाइटी थी ऋग्वैदिक पीरियड की वो कैसी थी। तो उसमें हमने देखा जो समाज का आधार था वो क्या था, परिवार। और परिवार का मुखिया जो घर था, घर का मुखिया कौन था, कुलप, जिसको गृहपति या गृहपति भी कहा गया। फिर हमने सोसाइटी में देखा था कि जो फीमेल्स थी उनकी क्या पोजीशन थी, जो स्त्रियां थी उनकी कैसी हालत थे ऋग्वैदिक काल में। फिर हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी प्रथा थी, कौन कौन सी प्रथा नहीं थी। तो ये सब चीजें जो है हमने कल की क्लास में कवर किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड में, जो हम विशेषता कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की, उसमें आज की हेडिंग डालिए ऋग्वैदिक काल की राजनीति। तो आज हम क्या देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल था उसकी राजनीति कैसी थी। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए ऋग्वैदिक काल की राजनीति। पॉलिटिक्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। तो अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो कल हमने देखा था जो ऋग्वैदिक काल का समाज था, समाज कैसा था, कबीलाई समाज था। तो इसको ऐसे समझिए, जो ऋग्वैदिक काल का समाज था, समाज कैसा था, कबीलाई समाज था। मतलब लोग कबीलों में रहते थे। और जो कबीलाई समाज था ये क्या करता था, ये पशुओं को चराता था, मतलब पशुचारी था। तो जो समाज था वो क्या करता था, पशुओं को चराता था, तो इसलिए समाज को क्या कहा गया, पशुचारी। अब अगर पशुओं को चराएगा तो क्या वो एक जगह ठहरेगा। तो पशुओं को चराने के लिए जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो मतलब समाज कैसा था, यायावरी था, मतलब घुमंतु था समाज। समाज कैसा था, यायावरी। यायावरी का मतलब कि समाज कैसा था, घुमंतु। मतलब कि अभी भी जो ऋग्वैदिक काल का समाज था वो कैसा था, अभी भी समाज घुमंतु था। जबकि हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन किया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें हमने क्या देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के जीवन में क्या गया था, स्थायित्व। जबकि ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो अभी भी कैसा जीवन जी रहे थे, घुमंतु का। वो छोटे छोटे कबीलों में रह रहे थे। समाज कैसा था, कबीलाई था। तो अगर समाज की बात करें तो कल हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो परिवार है, परिवार से मिलकर, कई परिवार से मिलकर क्या बन रहा था, कुल। और जो कुल था उसका मुखिया कौन था, कुलप। तो यहीं से फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कई परिवार मिलकर, साथ साथ लिखते हुए चलना, कई परिवार मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कुल। और कुल के अगर मुखिया की बात करें तो जो कुल का मुखिया था वो कौन था। अगर इसके मुखिया की बात करें तो जो कुल का मुखिया था वो कौन था, हमारा कुलप। इसी तरीके से कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे। कई कुल मिलकर बनाते थे ग्राम। और ग्राम के मुखिया की अगर बात करें तो ग्राम का मुखिया कौन था, ग्रामणी। ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया, ग्रामणी। इसी तरीके से कई ग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, विष। तो अगला क्या हो जाएगा, कई ग्राम मिलकर बनाते थे विष। और विष के अगर मुखिया की बात करें तो विष का मुखिया कौन है,
विश्वपति, विश्व के मुखिया को क्या कहा गया? विश्वपति। इसी प्रकार से कई विश्व मिलकर क्या बनाते हैं? जो कई विश्व है वो मिलकर बनाते हैं जन। तो अगला क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लिखिए, कई विश्व मिलकर बनाते थे जन। और जन के अगर मुखिया की बात करें तो जन के मुखिया को क्या कहा गया? जनपति, या आप बोल सकते हो गोपजनस्य। और इसी तरीके से कई जन मिलकर बनाते थे राष्ट्र। कई जन मिलकर बनाते थे राष्ट्र। और अगर राष्ट्र के मुखिया की बात करें तो राष्ट्र का मुखिया कौन था? जिसको क्या कहा गया? राजन या राजा। इसी को क्या कहा गया? कबीले का मुखिया। जो राजा था ये क्या था? कबीले का मुखिया। तो अगर ऋग्वेद के 10वें मंडल की हम बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है जो राजा था उसको क्या कहा गया है? जो राष्ट्र था, राष्ट्र को बचाए रखने के लिए कहा गया है राजन को। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 10th मंडल था हमारा ऋग्वेद का, उसमें राजन को राष्ट्र को बचाए रखने के लिए कहा गया। के लिए कहा गया। अब अगर राजा की बात करें तो कोई राजा का एक्चुअल कंसेप्ट नहीं था। अगर हम जैसे प्रॉपर किंग का कंसेप्ट होता है वैसे ऋग्वेद में कोई राजा का प्रॉपर कंसेप्ट नहीं था। मतलब राजा की कोई संकल्पना नहीं थी, सिर्फ एक मुखिया के तौर पे जो है राजा नाम दिया गया है। और मुखिया का काम क्या होता था? जो लोग थे उनका देखभाल करना, उनका भरण पोषण करना। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? ये लिख लिया सभी ने? सो लिखिए जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, राजा की कोई संकल्पना नहीं थी। राजा की कोई मतलब कोई एक्चुअल कंसेप्ट नहीं था। सिर्फ राजा किस लिए यूज हुआ था? केवल मुखिया के तौर पर। मुखिया के तौर पर राजा का प्रयोग हुआ। और जिसका क्या काम था? राजा का काम क्या था? राजा का काम लोगों की देखभाल करना, लोगों का भरण पोषण करना, जो मेंटेनेंस होता है। भरण पोषण का मतलब मेंटेनेंस करना था। तो राजा का सिर्फ इतना काम था। राजा का कोई एक्चुअल कंसेप्ट जो है हमें ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ राजा जो है एज एक टर्म यूज हुआ है मुखिया के तौर पर। अब अगर ऋग्वेद की हम बात करें तो हमें ऋग्वेद में जो है 5 कबीले मिले हैं मुख्य। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में
5 कबीलों का जिक्र है। जिन्हें क्या कहा गया है? पंचजन्य। जिन्हें पंचजन्य कहा गया। जो 5 ऋग्वेद में हमें कबीले मिले हैं उनको क्या कहा गया है? पंचजन्य कहा गया है। और कौन कौन से 5 कबीले हैं? तो पहला अनु। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा हमारा योद्धे। तीसरा पुरु। चौथा तुर्वस। और जो 5वां था वो था हमारा द्रौहयु। तो इन 5 कबीलों का जो है ऋग्वेद में हमें जिक्र मिलता है। लिख लिया सभी ने? ऋग्वेद की अगर बात करें तो हमने जब ऋग्वेद पहले पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था जो जन था उसका ऋग्वेद में लगभग 275 बार जो है प्रयोग हुआ है। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? ऋग्वेद में लगभग 275 बार 275 टाइम्स जन का उल्लेख है। अर्थात हमें इससे क्या पता चलता है कि जो जन है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। जन ने जो है ऋग्वेद में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। मतलब कि जिससे क्या प्रूफ होता है? अर्थात जन का एक महत्वपूर्ण उल्लेख है। अब अगर हम बात करें जो ऋग्वेदिक काल का जो राजा था, अब वो हमने देखा वो सिर्फ मुखिया के तौर पे था। तो हमें जो राजा था जैसे जैसे हमारा ऋग्वेदिक काल बीतता चला गया, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो ऋग्वेदिक काल के अंत तक आते आते जो हमारा मुखिया था उसने किसका रूप ले लिया था? राजा का रूप ले लिया था। तो ये अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऋग्वेदिक काल के अंत तक आते आते मुखिया ने राजा का रूप ले लिया था। और अब अगर राजा की बात करें तो अब जो राजा है वो हमारा हेरिडेटरी हो गया था, वंशानुकाल हो गया था हमारा। तो अब जो है राजा, अब राजा वंशानुकाल हो गया था। मतलब हेरिडेटरी। वंशानुकाल का मतलब है हेरिडेटरी। तो जो राजा है, अब राजा कैसे चुने जाने लगा था? राजा का जो है चुनाव होने लगा था। और चुनाव कौन करेगा? जो चुनाव करेगा वो कौन थी? वो हमारी जो आम लोगों की सभा थी वो करेगी। और उसको क्या कहा गया? उस सभा को जो है समिति नाम दिया गया। तो यहीं से अब क्या हो गया? राजा का चुनाव होना शुरू हो गया। राजा का चुनाव होने लगा। और चुनाव कौन करेगा? अगर चुनाव की बात करें, चुनाव कौन करेगा? तो चुनाव जो है वो आम सभा करेगी।
और इस आम सभा को ही क्या कहा गया? समिति, जिसे समिति कहा गया। तो जो समिति है ये ऋग्वैदिक काल की एक संस्था थी। अगर समिति की हम बात करें तो ये क्या थी? हमारी ऋग्वैदिक काल की एक संस्था। तो अगर ऋग्वैदिक काल की संस्थाओं की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में हमें 4 संस्था देखने को मिलती है। लिख लिया, लिखिए इसको जल्दी। हो गया? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऋग्वैदिक काल की संस्थाएं। ऋग्वैदिक काल की संस्थाएं। अगर ऋग्वैदिक काल की संस्थाएं की हम बात करें, जो काउंसिल थी ऋग्वैदिक काल की, वो कितनी थी? 4 है। पहले की अगर बात करें तो सभा, एक थी हमारी समिति, एक है विद्युत विदत, और एक है हमारी गण। ये 4 समिति जो है हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिली है। अब अगर सभा की बात करें तो सभा में कौन कौन था? तो सभा की अगर बात करें तो इसमें जो वृद्ध, जो हमारे एल्डर्स थे, जो बड़े बूढ़े थे वो, और अभिजातीय लोग, जो नोबल लोग होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनसे बनाई गई थी सभा। तो इसमें क्या हो जाएगा? वृद्ध और अभिजातीय लोग, अभिजातीय की सभा। ब्रैकेट में लिख लीजिए काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड नोबल्स। और अगर सभा की बात करें तो ये ऋग्वैदिक काल के अंत में बनी थी। तो अगला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? जो सभा है हमारी ये ऋग्वैदिक काल के अंत में बनी है। ऋग्वैदिक काल के अंत में बनी। और सभा को, जो सभा है, सभा को ही हमारी जो वैदिक पीरियड था, जो ऋग्वैदिक काल था, उसके न्यायिक सभा भी, जो न्यायिक संस्था है, जो जुडिशरी थी, वो किसको कहा जाता है? सभा को कहा जाता है। तो इसी में अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? सभा को ही वैदिक काल की न्यायिक संस्था कहा गया। तो ये तो हुआ हमारा सभा। अब अगर समिति की बात करें तो समिति क्या थी हमारी? जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो राजनीतिक सभा थी, वो क्या थी? हमारी केंद्रीय राजनीतिक सभा, उसको समिति कहा गया। तो समिति क्या थी? हमारी केंद्रीय, जो सेंट्रल राजनीतिक सभा थी, राजनीतिक सभा। बेसिकली इसका काम क्या था? जो सामान्य जनता थी उसका प्रतिनिधि सभा थी ये, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा।
और सभा का जो समिति थी हमारी, उसका हमने अभी देखा, समिति क्या करती थी, राजा का चुनाव करती थी। तो अगला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, राजा का चुनाव करती थी। जो समिति थी ये राजा को पद से हटाने का भी काम करती थी। अगर इसको लगता था कि जो मुखिया है, जो राजा है, वो सही से अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटाने का हक भी किसके पास था, समिति के पास। तो राजा को राजा के पद से हटाने का काम हटा सकती थी। और जो समिति थी यही जो है राजा पर नियंत्रण भी रखती थी, राजा को कंट्रोल में भी जो है समिति रखती थी। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो ये थी हमारी समिति। अब अगर विदत की बात करें तो विदत जो है सबसे पुरानी सभा थी। विदत जो है हमारी ये सबसे पुरानी सभा थी। इसे जनसभा भी कहा गया। जो विदत था इसे ही जनसभा भी कहा गया, इसे ही जनसभा कहा गया। जो चोरी का सामान होता था उसको बांटने का काम जो है हमारा विदत करता था। अब चोरी किस चीज की, अब अगर चोरी की बात करें तो ऋग्वेद का जो ऋग्वैदिक काल था हमारा, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था लोगों के लिए, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी वो थी गाय। तो लोग क्या थे, जो कबीले थे वो एक दूसरे के कबीले से गाय की चोरी किया करते थे ज्यादातर। तो जो चोरी होती थी उसको बांटने का काम कौन करती थी हमारी, उसके लिए एक समिति, एक सभा बनाई गई थी विदत, और वो क्या काम करती थी, चोरी के सामान को बांटने का। तो अगला क्या हो जाएगा, चोरी के सामान को बांटने का काम करती थी। विदत की और गण की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल के अंत तक आते आते जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, बेसिकली अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो विदत और गण उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते समाप्त हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ सभा और समिति बचेगी। जबकि अगर उत्तर वैदिक काल में हम विदत और गण की बात करें तो ये नहीं होंगी। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल तक विदत और गण समाप्त हो जाएगी। तो ये था हमारा जो ऋग्वैदिक काल की संस्थाएं थी, जो हमारी काउंसिल थी ऋग्वैदिक काल की। लिख लिया सभी ने। अब राजा की अगर बात करें, जो हमारा नेतृत्व करता था, राजा एक बेसिकली क्या था, नेतृत्व कर रहा था लोगों का, तो उसको क्या कह सकते हैं, नेतृत्व करता। तो जो नेतृत्व करता राजा था उसका भूमि पर कोई अधिकार नहीं था, जो लैंड थी उस पर उसका कोई अधिकार नहीं था, उसका सिर्फ काम क्या था, देखभाल करने का। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेतृत्व करता राजा का भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था, जो ऋग्वेद जब हमने पढ़ा था, ऋग्वेद में हमने पढ़ा था जो समिति है
जो सभा है, समिति है, इनका ऋग्वेद में उल्लेख दिया गया है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि सभ्य जो सभा है उसका उल्लेख कितनी बार दिया गया है ऋग्वेद में? 8 बार। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है। जबकि समिति की अगर बात करें तो ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख है। विदत का जो है ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिला है। तो ऋग्वेद में विदत का 122 बार उल्लेख मिला। और गण की अगर बात करें तो ऋग्वेद में गण का 46 टाइम 44 बार उल्लेख है। अगर सभा और समिति की बात करें तो अथर्ववेद में हमने पॉइंट आई थिंक पहले भी पढ़ा था कि अथर्ववेद में सभा और समिति को जो प्रजापति है उसकी पुत्री कहा गया है। तो अगला पॉइंट लिखिए इसमें, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट लिखिए, महिलाओं को सभा और समिति दोनों में भाग लेने का अधिकार था। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? ऋग्वेद काल में महिलाओं को सभा और समिति दोनों में भाग लेने का अधिकार था। अब जो हमारी समिति थी, अगर समिति की बात करें तो समिति का काम क्या था? राजा का चुनाव करना। अब जो राजा चुना गया उसका काम क्या था? लोगों की देखभाल करना, लोगों का पालन पोषण करना। अब उसको लोगों की देखभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए कुछ लोग चाहिए होंगे। तो कौन कौन लोग थे जो राजा की सहायता करते थे? लिख लिया सभी ने? लिखिए इसको जल्दी। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, ये जो समिति थी इसका काम क्या था? राजा का चुनाव करना। अब राजा का चुनाव किया तो जो राजा चुना गया उसका कार्य क्या होगा? लोगों की देखभाल करना, भरण पोषण करना, मेंटेनेंस। अब देखभाल करने के लिए लोगों का
पालन पोषण करने के लिए राजा को कुछ लोगों की जरूरत होगी। आप कौन चाहिए? राजा की जो मदद के लिए कुछ लोग चुने गए, वो कौन कौन थे? तो पहला लिखिए, सूतकर, जो सूतकार था, जिसको राजा का सारथी बोला जाता है। ग्रामणी, जो हमने अभी देखा, ग्राम का मुख्य, उसको क्या बोलते थे? ग्रामणी। यहीं से हमारा एक आ जाएगा कर्माकर, और एक इसमें लिखिए पुरोहित। पुरोहित की अगर हम बात करें तो पुरोहित का पद जो है सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे इंपॉर्टेंट जो है पुरोहित का पद था। और बाद में जो है ये पुरोहित का पद भी वंशानुकार हो गया था, हेरिडेटरी हो गया था। तो अगला पॉइंट इसमें लिखिए, पुरोहित का पद सबसे महत्वपूर्ण था। और बाद में ये पद वंशानुकाल हो गया था। मतलब हेरिडेटरी। तो ऋग्वैदिक काल में जो है कोई नियमित सेना नहीं थी, मतलब कोई रेगुलर जो प्लान्ड सेना थी, वो प्रॉपर सेना, प्लान्ड नहीं प्रॉपर सेना की अगर हम बात करें, नियमित सेना नहीं थी। हमने पहले भी पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में कैसी सेना थी? कबीलाई। क्यों? क्योंकि समाज कैसा था? कबीलाई। तो प्रत्येक कबीले की अपनी सेना होती थी। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? ऋग्वैदिक काल की कोई नियमित सेना नहीं थी। मतलब कबीलाई सेना थी। लिख लिया? लिख लिया? तो जो सेना थी हमारी, ये कैसी थी? कबीलाई सेना थी। अब जो सेना थी ऋग्वैदिक काल में, इस सेना की कुछ इकाइयां दी गई हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में शत, गण और व्रात, ये सर्द कर दो इसको, सेना की इकाइयां थी। मतलब जो सेना थी उसकी यूनिट्स दी गई हैं कुछ ऋग्वेद काल में। कौन कौन सी? सर्द, गण और व्रत। अब जो गण है ये हमारा संस्था नहीं है, जो हमने पीछे अभी 4 संस्था पढ़ी है वो अलग है। ये वाला गण जो है ये सेना की इकाई थी। तो ये ऋग्वेद में कुछ वंश है जिनका जिक्र हुआ है, जिसमें से 2 वंश ऐसे हैं जिसके शासन थे। आप कौन कौन से 2 वंश थे वे? एक तो हमारा भरत वंश हो गया, दूसरे की अगर हम बात करें तो त्रित्सु वंश। तो ये 2 वंश ऐसे थे जिनके राजा थे, शासन जो शासक होता है राजा, वो थे इन दोनों के।
तो अगला पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद में भरतवंश और त्रित्सुवंश के शासक थे। और इन दोनों वंश से ही जो हमारे ऋषि वशिष्ठ थे वो दोनों से परिचित थे। तो अगला क्या हो जाएगा, ऋषि वशिष्ठ दोनों वंश से जुड़े हुए थे। अगर भरत वंश की हम बात करें तो हमने ऋग्वेद में पहले पढ़ा था कि भरत जो था, भरत और 10 राजाओं के बीच जो है एक युद्ध हुआ था जिसको दशराज युद्ध कहा गया। लिख लिया ये, लिखो इसको जल्दी, अगले पेज पे इसको समझिए। जो भरत वंश था इसका राजा था सुदास। भरत वंश के राजा थे सुदास, जिनका युद्ध किससे हुआ था, इनका जो युद्ध है ये 10 राजाओं से हुआ था। अब अगर इन 10 राजा की बात करें तो इन 10 राजा में से 5 राजा जो है आर्य थे और 5 राजा अनार्य थे। और जो 5 आर्य थे उनमें से, इन 5 में से पुरुवंश महत्वपूर्ण था। जो पुरुवंश था वो महत्वपूर्ण था। जो भरत वंश था सुदास, अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे हमारे, तो इनके जो गुरु थे भरत वंश के वो थे वशिष्ठ। और अगर इन 10 राजाओं के गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे, विश्वामित्र। और इसी को क्या कहा गया, जो ये भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ इसी को दशराज युद्ध कहा गया। और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, ये रावी नदी, जो पारुष्णी नदी थी उसके किनारे लड़ा गया था। और इसमें जीत किसकी हुई थी, जो सुदास था इसकी विजय हुई थी। तो ये था हमारा दशराज युद्ध। तो इसी में जो पुरु वंश था इसका एक राजा था पुरु कुत्स, जो पुरु कुत्स राजा था उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो बाद में जो हमारा भरत वंश था और पुरु वंश इनसे मिलकर हमारा बना था कुरु वंश। तो अगला पॉइंट लिखिए, इस युद्ध में पुरु राजा पुरुकुत्स की मृत्यु हो गई। और बाद में पुरुवंश और भरत वंश से मिलकर कुरुवंश बना। लिख लें यहां तक। तो जो हमारा ये दशराज युद्ध था इसका हमने ऋग्वेद में पहले पढ़ा था
कि इसका वर्णन कहाँ पे मिला है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिला है। तो अगला पॉइंट लिख लो। दशराज युद्ध का उल्लेख सातवें मंडल में मिला। हो गए यहां तक? हमें ऋग्वेद से ही कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, जैसे लिखिए ऋग्वेद से हमें कुछ शब्द मिले, जैसे पूरब, स्पष्ट, बृहस्पति। अब अगर पूरब की बात करें तो पूरब कौन था? दुर्गपति। पूरब को क्या कहा जाता था? दुर्गपति। और ये जो है सेना का कार्य भी करता था। तो पूरब में लिखिए इसे दुर्गपति कहा गया। और सेना का कार्य भी करता था। स्पष्ट की अगर बात करें तो ये लोगों की गतिविधियों पर नजर रखता था, इसीलिए इसे गुप्तचर भी कहा गया। ये लोगों की गतिविधियों पर, जो लोगों की गतिविधि थी उन पर नजर रखता था, इसलिए इसे गुप्तचर कहा गया। और अगर बृहस्पति की हम बात करें, जो बृहस्पति था ये कुलप, बृहस्पति को ही कुलप कहा गया, जो क्या था? परिवार का मुखिया, जो कुल का मुखिया था। तो ये कुछ शब्द हमें कहां से मिले हैं? ऋग्वेद से मिले हैं। अब अगर ऋग्वेद के न्याय की हम बात करें तो न्याय के लिए जो है ऋग्वेद में हमें पंच प्रणाली मिलती है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में न्याय के लिए पंच प्रणाली थी। ऋग्वेद में हमें न्याय के लिए जो है पंच प्रणाली मिलता है। और न्याय के लिए ऋग्वेद में एक शब्द यूज हुआ है जो मध्यमासी। न्याय के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है ऋग्वेद में? मध्यमासी। ऋग्वेद में न्याय के लिए मध्यमासी का प्रयोग हुआ। तो ये था हमारा ऋग्वैदिक काल की राजनीति। आज इतने ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा आज की क्लास में। आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल से जो है हम अपना जो हमारा धार्मिक था, जो ऋग्वैदिक काल का धर्म था, वो देखेंगे कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी ऋग्वैदिक काल की। तो ये टॉपिक जो है हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज इतना ही रखते हैं।
होप सभी बच्चों को जो है आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हम जो क्लासेस है यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कवर कर रहे हैं और यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है वो @GS अनुष्का चौधरी के नाम से है। अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस में जुड़ना है तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जो है डेली हिस्ट्री की क्लासेस से कंटिन्यू रहिए। आज की क्लास इतने रखते हैं। थैंक यू।